तो देखिए लगातार कई स्टेटों से अलग-अलग सिनेरियो पर हमने काफ़ी ज़बरदस्त इंटरव्यू आप तक पहुँचाए हैं। इसी कड़ी में एक और अहम इंटरव्यू आप तक पहुँचाने की हमारी कोशिश है और इसी कोशिश से हम लगातार दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय करके इस वक़्त देहरादून में मौजूद हैं। और देहरादून में हमारे कैमरे के सामने बड़ी अहम शख्सियत मौजूद हैं। कई सारे डिस्कशंस होंगे स्वास्थ्य से रिलेटेड और आपके बहुत फ़ायदे का इंटरव्यू होने वाला है, पॉडकास्ट होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसपे अंत तक बने रहेंगे। बहुत ख़ास डिस्कशंस आप तक पहुँचाने की हमारी ये कोशिश है। तो बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। आपका पूरा शुभ नाम क्या है सर? पहले धन्यवाद, नमस्कार सर। पहले तो मैं सबका भारत न्यूज़ 24/7 को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो उन्होंने एक मुहिम चलाई है अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वेद, योग और मेडिटेशन के प्रचार प्रसार के लिए। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर DC पसबोला, मेडिकल ऑफिसर एंड कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर दोनों ही हूँ। MO भी हूँ, CHO भी हूँ और मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सेवारत हूँ। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिसे पहले जो है हम लोग ASWC आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नाम से जानते थे, तो अब मोदी जी के घोषणा के द्वारा जो है AWC है आयुष्मान, वो आरोग्य मंदिर करके। ये आयुष जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, इनका नाम परिवर्तित करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर, शॉर्ट में कहें तो आम कर दिया गया है। तो इसके द्वारा जो है अब जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है आम में कन्वर्ट हो गए हैं और इनके द्वारा जो है जितने भी लाइफस्टाइल से संबंधित रोग हैं, उनके रोगियों का जो है एक तरह से जो है सफलतम इलाज किया जा रहा है। और इसके लिए आयुर्वेद है, योगा है, होम्योपैथी है, सिद्धा मेडिसिन है, यूनानी चिकित्सा पद्धति है, इन सभी के संयोजन से जो है जो संबंधित आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, उनमें जो है रोगियों को जो है पूर्णतः चिकित्सा दी जा रही है। उचित स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जाता है और उससे रोगी लाभान्वित भी हो रहे हैं। और साथ ही साथ जो है जितने भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, वहाँ जो है प्रातः काल में जो है जो योग अनुदेशक रखे गए हैं, योगा इंस्ट्रक्टर, उनके द्वारा जो है स्थानीय जनता को और जो रोगी हैं उनको जो है योगाभ्यास भी करवाया जाता है, जिसमें कि सूर्य नमस्कार है, योगासन है, प्राणायाम है और ध्यान, जिसे कि मेडिटेशन कहते हैं, उसका भी अभ्यास करवाया जाता है। तो इसमें भी एक से एक आजकल ट्रेंड में है माइंडफुलनेस मेडिटेशन, तो इसका भी जो है अभ्यास जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर में करवाया जा रहा है। तो डॉक्टर साहब मेरे इन तमाम चीज़ों को लेके कुछ अहम सवाल हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे नहीं वो देश के सवाल हैं जी जी। कहीं न कहीं। डॉक्टर साहब मैं लेकिन शुरुआत करूँगा सबसे पहले क्योंकि बताया जाता है कि पेट स्टमक जो होता है, वो अधिकतर बीमारियों की जड़ होता है। यानी कि ज़्यादातर बीमारियाँ जो हैं वो पेट से शुरू होती हैं और वो अलग-अलग डिजीज़ में पहुँचती हैं, अलग-अलग डिजीज़ पैदा करती हैं। तो उससे रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है कि हम देखते हैं आज के वक़्त के अंदर बहुत आम होता जा रहा है फैटी लिवर और फैटी लिवर के अंदर नहीं कोई मतलब सक्सेस इलाज नहीं है एलोपैथिक के अंदर कोई ख़ास इलाज नहीं है। अगर उसके अंदर किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो उस तरह के इंजेक्शंस और वो तमाम दे देते हैं और पता भी नहीं चलता बहुत सारे लोगों का अब तो 60% मोर देन जो है लोगों का फैटी लिवर है। तो मेरा पहला सवाल ये है कि और एडल्ट्स में नहीं बच्चों में भी फैटी लिवर्स पाया जा रहा है। जी। तो क्या ऐसे में वो फैमिलीज़ क्या करें जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ख़राब हो गया है और या फिर फैटी लिवर्स को लेके वो बहुत डिप्रेशन में चले गए हैं या तमाम इन चीज़ों को लेके बहुत डर गए हैं कि भई अब हमारी पूरी ओवरऑल हेल्थ ख़राब हो गई है लिवर ख़राब होने की वजह से। तो पहले इस पर डिस्कशन फिर आगे सवाल। जो है बहुत ही अच्छा जो है सवाल किया है इस मंच के माध्यम से। तो मैं कहना चाहूँगा जो ये फैटी लीवर डिजीज़ है, इसका जो पूरा नाम है वो NAFLD है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। शॉर्ट में कहें तो NAFLD, नाफल्ड भी कहते हैं। तो इसका जो है एक मुख्य कारण जो है, एक तो जो हमारा खान पान है, जो आजकल का खान पान है, जैसे हम फास्ट फूड खा रहे हैं या फिर इस ज़्यादा जैसे तला भुना या मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, या कई ऐसे फास्ट फूड हैं उसमें कई टॉक्सिक चीज़ें भी होती हैं, डाली जाती हैं, चाहे वो स्वाद को बढ़ाने के लिए डाली जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे लीवर को जो है एक तरह से बुरी तरह से जो है प्रभावित करती हैं। जबकि लीवर की एक क्षमता होती है टॉक्सिन्स को इसके साथ डील करने की, टॉक्सिन्स को झेलने की, लेकिन जब एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो फिर जो है लीवर भी फिर धीरे धीरे निष्क्रिय जो होने लगता उसकी है। जो क्षमता है वो कम होने कम लग होने लगता जाती है।
तो वो वही स्थिति फिर आगे जाके फैटी लीवर डिजीज में जो है परिवर्तित हो जाती है। डॉक्टर साहब किस स्टेज तक हम रिवर्स कर सकते हैं लीवर को, और उसके क्या उपाय हो सकते हैं वो भी ज़रा बताएं। फैटी लीवर डिजीज जो है, जैसे ये जब तक ये इसमें आ गया, फैटी लीवर डिजीज वाली स्टेज में आ गया, तब तक तो इसको जो है एक तरह से इसका सफलतम इलाज किया जा सकता है। लेकिन जब इसके बाद जो एक एडवांस्ड स्टेज आ जाती है, सिरोसिस वाली स्टेज आ जाती है, उसके बाद जो है इसका उपचार में, क्योंकि बीमारी बढ़ चुकी होती है और साथ में कई कॉम्प्लिकेशंस भी आ चुके होते हैं, तो उस सब उसकी तो जब ये सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, लीवर सिरोसिस में, तो तब भी इसका इलाज करना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें भी अगर ये लाइफ टाइम मेडिसिन पर रहना पड़ता है फिर। लाइफ टाइम में भी रहना पड़ सकता है, अगर रोगी परहेज़ नहीं करेगा तो फिर बीमारी बढ़ती जाएगी। वो डिपेंड करता है कि लीवर का कितना परसेंटेज में सिरोसिस हुआ है, तो उस हिसाब से फिर रोगी का जो है ठीक होने का फिर अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताया लीवर से रिलेटेड मेरा आखिरी और अहम सवाल ये है कि क्या कभी सडनली कोई टेंस होने से, सडनली कोई अचानक टेंशन आने से, दिमाग का प्रेशर आने से, उससे भी लीवर पे कुछ हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है क्या? अब इसका अगर हम देखेंगे, तो अगर हम एक दिन में टेंशन करेंगे तो इससे तो एक दिन में तो लीवर इतना प्रभावित नहीं होगा। लेकिन अगर जब कोई स्ट्रेस है या टेंशन है, वो अगर हमारे लाइफ स्टाइल का अगर हिस्सा बन जाता है, कि हम फिर डेली टेंशन करने लग जाएं, स्ट्रेस लेने लग जाएं, तो उससे जो है फिर हमारे जो बॉडी के हार्मोन्स हैं, वो हार्मोन्स जो हैं एक तरह से एक मतलब डिस्टर्ब कई होने तरह के, लगते हैं। एक तरह से टॉप बॉडी में टॉक्सिन्स ही प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं एक टाइम के बाद। अच्छा। तो हाँ, तो खासकर ये जब जब कोई इंसान जो है टेंशन में रहेगा, स्ट्रेस में रहेगा, तो फिर माइंड डाइवर्ट करने के लिए अल्कोहल का सहारा लेगा, या फिर वो फास्ट फूड का सहारा लेगा, या फिर यह है कि वो इस तरह से, मतलब यह है कि उसकी एक्टिविटीज़ है, जैसे दिनचर्या है पूरी, सो मतलब दिन में जागना, सोना, खाना पीना, ये सब प्रभावित होगा। तो इससे जो है हमारे पेट की जो अग्नि होती है, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं, वो प्रभावित होगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि पेट ही जो है सभी बीमारियों का जो है मूल है, मतलब जितनी भी बीमारियां होती हैं वो अधिकांश जो है 99% बीमारियां पेट से ही शुरू होती हैं, क्योंकि जो भी हम आहार लेते हैं वो जो है हमारे पेट में जाता है, पहले वो पेट से ही वो जो है रक्त के माध्यम से जो है पूरे शरीर में फैलता है। तो हमारा जैसा आहार होगा, अगर हमारा आहार शुद्ध है, सात्विक है, तो उसका हमारा वैसे ही रस बन के जो है वो रक्त में, ब्लड में जाएगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, तो उसका हमारा वैसा इफेक्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम कोई ऐसे टॉक्सिन वाली जो है फूड प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, जैसे अगर हम ये फास्ट फूड वगैरह ले रहे हैं जिसमें कि अजीनोमोटो वगैरह होता है, या इसके अलावा हम जैसे ये और भी कई चीज़ें हैं जिसमें टॉक्सिन होती हैं, आजकल कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं है। अगर हम सब्जियां ला रहे हैं तो वो भी एक तो हार्मोनल इंजेक्शन से जो है, एक कोई लौकी है वो एक रात पहले इंजेक्शन देते हैं, तो फिर वो एक दो दिन में पूरी बड़ी हो जाती है। तो एक तो इस तरह के जो हार्मोनल वाली सब्जियां, और इसके अलावा हम सोचते हैं कि जो हम फल या फ्रूट्स खा रहे हैं वो बिल्कुल हेल्दी हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो फलों को पकाने के लिए आजकल केमिकल जो इस्तेमाल हो रहे हैं, वो भी लीवर को अफेक्ट करते हैं, यहाँ तक कि उनसे कैंसर होने के भी चांसेस रहते हैं। तो अगर हम, पहले तो यह है कि बाहर की जो गंदगी होती है सब्जियों की, उसको तो हम धो के साफ कर सकते हैं, लेकिन जो सब्जी के अंदर टॉक्सिन आ गए हैं, या फल या फ्रूट्स के अंदर टॉक्सिन आ गए हैं, यहाँ तक कि जो हमारा अनाज है, गेहूँ है, चावल है, जो भी है जिसमें हमारा पेस्टिसाइड पड़ रहा है, इतना सारा पेस्टिसाइड पड़ रहा है। गेहूँ एक ऐसा प्लांट है जिसमें अगर पेस्टिसाइड ना डाले जाए तो उसकी केवल, अगर हम ग्रोथ उपज जो है बहुत कम होगी, ग्रोथ नहीं हो पाएगा ज़्यादा। तो वो डालना मजबूरी है, लेकिन वो जो है हमारी फूड चेन में चला गया। तो आजकल जो कैंसर की बीमारी हो रही है वो इसके यही कारण है। एक तो जो हमारा अनाज दूषित हो गया, जो सब्जियां हैं, फल हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब दूषित हो डॉक्टर साहब गए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन ये सब मैं समझता हूँ ये तो ब्लड रिपोर्ट हो गई एक किस्म की, एक जनरली रिपोर्ट हो गई कि हम जो भी कुछ खा रहे हैं वो केमिकलाइज्ड हैं, तमाम चीज़ें फिर हमारे शरीर में जा रही हैं, वो नुकसान पहुंचा रही है, बात ठीक है। लेकिन सर मेरा एक सवाल है कि सोल्यूशन कहाँ है एक्चुअली? क्या खाने के बगैर रह नहीं सकता इंसान? खाना उसकी मजबूरी है,
और आमतौर पर है, तो क्या उपाय करें कि उसके नुकसानात कम हो शरीर के अंदर, चाहे वो योग से हो, मेडिटेशन से हो, या कुछ आयुर्वेद के अंदर ऐसी चीज़ें हों जो अपने खाने पीने के साथ वो एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर लें और उसके नुकसानात कम हो। तो वो ज़रा मैं चाहूँगा कि वैल्यूएबल एडवाइस आपकी ज़रूर पहुँचे देश तक। नहीं, इसमें मैं थोड़ा विस्तृत रूप से थोड़ा प्लीज प्लीज, थोड़ा श्योर श्योर प्रकाश श्योर डालना चाहूँगा। श्योर श्योर। क्योंकि आजकल हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, उसमें हमारा जो जल है, वाटर है, वो भी शुद्ध नहीं है। बिल्कुल। जो अनाज है, वो भी शुद्ध नहीं है। फल फ्रूट्स हैं, वो भी शुद्ध नहीं है। इस यहाँ तक कि जो हवा है, हवा में इतना पॉल्यूशन है, हवा भी शुद्ध नहीं है। तो जब भी हमारा हर तरफ जो है वातावरण दूषित हो चुका है, तो फिर हम ऐसी उसमें स्वस्थ रहना या स्वस्थ रहने के बारे में सोचना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन होता है, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। अगर हमने सोच लिया है कि हमें स्वस्थ रहना है, तो उसके लिए हमें प्रयास करना होगा। जैसे सुबह सुबह जो है, मतलब इस तरह का, जैसे किसी पार्क में जा सकते हैं, वहाँ अपना योगा कर सकते हैं, व्यायाम एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उसमें जो है शुद्ध हवा जाए, जिससे कि जो ये एयर पोल्यूशन है, इसका जो इफ़ेक्ट है वो हमें कम से कम हो। और जहाँ तक जो हमारा खान पान का, जैसे कि मैंने बताया कि अन्न है, जल है, ये फल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सब दूषित हो चुके हैं। तो इसका एक ही तरीका है कि हम लोग को जो है ऑर्गेनिक खेती को जो है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उसे हमें जो बढ़ावा देना चाहिए। तो उसमें जो है कि, क्योंकि जितने भी केमिकल वाले पेस्टिसाइड्स हैं, वो जो हमारे स्वास्थ्य को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। जबकि जो ऑर्गेनिक खेती खेती से जो हमारा खाद्य पदार्थ जो पैदा हो रहे हैं, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। हमें चाहिए कि हम जो है, जो भी हम अनाज यूज़ करें, फल फ्रूट्स यूज़ करें, सब्जियां वेजिटेबल्स यूज़ करें, हम कोशिश करें कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो है हमें इससे पैदा किए हुए हों, तो वो हमारे स्वास्थ्य के सर लिए बेहतर रहें। सर ऑर्गेनिक तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कंपनियां जो है प्रोवाइड भी करा रही हैं ऑर्गेनिक, लेकिन ऑर्गेनिक की कीमतें लगभग 10 गुना ज़्यादा हैं। एक मिडिल क्लास के लिए, एक आम लोगों के लिए पहुंच से बाहर है ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करना। तो ऐसे में मैं एक ये एडवाइस चाहता हूं आपके ज़रिए कि हम खाने के साथ साथ आयुर्वेद में ऐसी क्या चीज़ें ले सकते हैं जो इसके नुकसानात हमारे शरीर को, बॉडी को कम पहुंचाए, क्योंकि आयुर्वेद का जहां तक मैं जानता हूं कि शायद कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो ऐसे में कोई जनरल चीज़ ले सकते हैं कि भाई नहीं कोई बीमारी हो तभी आयुर्वेद की कोई इस्तेमाल करें कोई चीज़, नहीं, या आयुर्वेद जैसे च्यवनप्राश कुछ भी ऐसा? नहीं, आयुर्वेद भी तभी प्रभावी है जब जो जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ हैं, वो अगर ऑर्गेनिक ये तरीके से है, जैसे हिमालयाज एरिया हैं, या अगर हम इधर जाएँ साउथ, तो अगर इस तरह के नेचुरल प्लेसेस में होने वाली अगर हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो तो हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदा करेंगी। लेकिन अगर हम यही अगर पेस्टिसाइड्स का जिन औषधियों को पैदा करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो वो औषधियाँ फ़ायदा तो करेंगी, लेकिन उनसे जो है हमें नुकसान भी होगा। तो हमें जो है जड़ी बूटियाँ हैं, औषधियाँ हैं, वो भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो भी अगर ऑर्गेनिक हो तो ये है। क्योंकि आजकल जो खेती के कई तरीके हो गए हैं, खेती काफ़ी मॉडिफाइड हो गई है। पहले तो ये है कि अगर हमारे घर में, तो अगर थोड़ा एक छोटा-सा भी प्लेस है, तो वहाँ हम अपनी सब्जियाँ उगा सकते हैं, फल फ्रूट्स उगा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आजकल महानगर वाली सभ्यता है, फ्लैट कल्चर है, तो सबके पास इतना स्पेस होता नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा मैंने देखा है कि कई ऐसी वैराइटीज़ आ गई हैं पौधों की, प्लांट्स की, कि जिनका साइज़ बहुत छोटा होता है, लेकिन उसमें जो है फल फ्रूट्स हैं, सब्जियां काफ़ी ज़्यादा लगती हैं। तो हम चाहें तो गमलों में भी हम उगा सकते हैं, तो उससे थोड़ा ये है कि कभी कभी तो हमें ऑर्गेनिक जो है खाद्य पदार्थ मिल ही जाएंगे, और जब नहीं है तब भी है कि मजबूरी में फिर। अच्छा सर, हम अपने सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को क्या आपका नंबर चला सकते हैं कि अगर उनको कोई तकलीफ हो, आपसे डिस्कशंस करें, आपसे मिल सकें तो? क्योंकि जिस तरह से उन्हें नॉलेज मिल रही है आपके ज़रिए, तो मैं बड़ा बड़ा उम्मीद कर रहा हूँ कि उन्हें बड़ा यकीन और एतमाद हो रहा होगा कि एक हम सही जगह पहुँचे। जी सर, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वेद, योग और ध्यान को जो है बढ़ावा देना चाहते हैं। तो इसके लिए अगर मेरे नंबर की आवश्यकता है, या इसके माध्यम से अगर जो है एक जन सामान्य लोग जो है जुड़कर अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में, या मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में अगर लाभान्वित होना चाहते हैं, तो इसका जो है स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज़ आपसे अब आखिरी सवाल पर ज़रूर आना चाहूँगा, क्योंकि ये बड़ा अहम सवाल भी और विषय भी आज के वक्त में देश के अंदर। आप सर देखते होंगे कि बहुत तेज़ी से युवा जो है नशे की तरफ आकर्षित हो रहा है, चाहे वो बहुत अच्छी फैमिली से ही क्यों ना हो, चाहे वो मिडिल क्लास से क्यों ना हो, या लोअर क्लास से ही क्यों ना हो।
नशे की तादाद सर हर इलाके के अंदर, हर स्टेट के अंदर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो सर उन युवाओं को के लिए क्या संदेश होगा, या किस तरह से उनके पेरेंट्स के लिए को आप मोटिवेट करेंगे कि जिससे कि वो अपने जो है बच्चों को इन तमाम गलत रास्तों से बचा सकें, या कैसे उनको डाइवर्ट किया जा सकता है उस तरीके से? जैसा कि आपने ये बहुत ही अच्छा सवाल किया। मेरे पास कई जो रोगी तो आते ही हैं, उनके उसमें बच्चे भी होते हैं, उनके पेरेंट्स भी होते हैं। तो उनकी बच्चों की कई जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो उनके लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि होता है, जैसे आजकल इंटरनेट का ज़माना है, इसके अलावा टीवी चैनल्स हैं, वेस्टर्न कल्चर है। तो जो हम लोग देखते हैं वो धीरे-धीरे जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो है एक जगह बना लेता है। तो वो, जैसे कि हम टीवी में कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो एक पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार तो वो प्रभाव नहीं करता। लेकिन जब वही चीज़ हमारे बार-बार सामने आती है तो दिमाग में बैठ जाती है, तो हमें लगता है ये प्रोडक्ट अच्छा है। तो इसी तरह जब हम ये वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड जो है जितना भी हम इंटरनेट से देखते हैं या टीवी चैनल्स के माध्यम से देखते हैं, तो धीरे-धीरे हमारे माइंड में एक तरह से सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। तो उससे जो हमारी सोच वैसी बन जाती है, सोचने का तरीका बदल वैसा हो जाता है, हमारे विचार वैसे हो जाते हैं। तो फिर जैसे हमारा विचार होंगे उसी तरह से फिर हम आगे एक्टिविटी भी होनी इसी शुरू हो तरह की जाती है। एक्टिविटी भी होंगी। तो उसी तो जब बच्चे देखते हैं कि क्लब्स में या बार्स में, पब्स में इस तरह से लोग जो है एक ड्रिंक कर रहे हैं या इस तरह से स्मोकिंग कर रहे हैं, जगह-जगह एक तो हुक्का बार भी खुले हुए हैं, कहीं-कहीं तो सरकार के, बिल्कुल सही बात है। कहीं-कहीं तो सरकार के समर्थन से खुले हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये हुक्का बार वगैरह हैं, इन पे जो है रोक लगाई जानी चाहिए। और अगर ये है कि जैसे अल्कोहल वाले जो हैं शॉप्स हैं, वाइन शॉप्स हैं, ये भी थोड़ा ये है कि जहाँ तक हो सके एक तो पब्लिक प्लेस से थोड़ा दूर हों या हाईवे से थोड़ा काफ़ी अंदर जाके हों। कम से कम ये है कि स्कूल या कॉलेज के आसपास तो ना हो। तो खासकर ये पेरेंट्स हैं, उनको भी थोड़ा बच्चों पे थोड़ा नज़र रखनी चाहिए। आजकल मोबाइल है, उनमें कई तरह के वो आ गए हैं, लॉक आ गए हैं उस तरह से, तो चाहें तो उसमें चाइल्ड लॉक भी लगवा सकते हैं। और सर एक चीज़ और नहीं लगता, शायद मुझे तो लगता है, आपकी क्या राय है, कि कहीं न कहीं जो बच्चों का स्ट्रेस होता है और जो पेरेंट्स का जो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, वो गैप भी एक बड़ी वजह है। क्योंकि यंगेस्ट बच्चे होते हैं, उनको क्या चाहते हैं पेरेंट्स समझना नहीं चाहते, वो ओल्ड कल्चर में जी रहे हैं, वो नई कल्चर में जी रहे हैं। एक ही कम्युनिकेशन गैप भी, शायद क्योंकि आप कम्युनिकेशन के खुद बड़े ज़िम्मेदार हैं, तो मैं इस तरफ आपका रुख करना चाहता हूँ। तो क्या नहीं लगता कि पेरेंट्स को बड़ा फ्रेंडली रहना चाहिए बच्चों के साथ, और उनकी चीज़ों को ताकि समझना आसान हो, वो अपना डिस्कशन कर सकें? क्योंकि जब डिस्कशन नहीं कर पाते बच्चे, तो तब भी अंदर ही अंदर घुट के वो इस तरफ ज़्यादा जाते हैं कि पेरेंट्स को ना बता के नशे के ज़रिए सोचते हैं कि हम अपने को रिलीव कर सकते हैं। तो आजकल इसके लिए जो मुख्य रूप से मैं ज़िम्मेदार मानता हूँ, एक तो जो आजकल कॉम्पिटिशन बढ़ गया है एजुकेशन में, जो एजुकेशन के जो खासकर जो प्रोफ़ेशनल एजुकेशन है उसके इंस्टीट्यूट्स हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। तो कई जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को राइट। बड़ी उम्मीदों के साथ जो है, सर उम्मीदें भी, प्रेशर भी मतलब रहता है उनका सर। एक तो इनमें हुँ। जो है पहले एडमिशन आसानी से होता नहीं है, तो महंगी-महंगी कोचिंग सेंटर्स में कोचिंग करवाते हैं, वो करवाते हैं। ले तो बच्चे के ऊपर भी प्रेशर रहता है कि हम, पेरेंट्स कहते हैं हम इतना खर्चा कर रहे हैं तो हमें उस हिसाब से रिज़ल्ट मिलना चाहिए। लेकिन हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है, हर बच्चा उतना जो है ग्रैस्प नहीं कर पाता, या हर किसी की इतनी क्षमता नहीं होता है। कई बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, कई बच्चे नहीं भी हो पाते हैं। जो बच्चे, होता है कि एक बार सेलेक्ट नहीं हुए, दूसरी बार नहीं हुए, तीसरी बार नहीं हुए, तो फिर घर में भी फिर थोड़ा उनको उनको थोड़ा डिस्टर्बेंस माहौल हो जाता है, वो तमाम वो चीज़ें भी हो हो जाती जाता है, तो फिर वो उनको थोड़ा टेंशन हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। इसमें आपने देखा होगा कई कोचिंग इंस्टीट्यूट में, खासकर कोटा में आपने देखा होगा कई बच्चों ने हैं। सुसाइड बिल्कुल, कर लिया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसका वजह दिल्ली में भी सर हुआ था अभी हाल ही में। तो इसकी मुख्य वजह ये है कि पेरेंट्स जो है बच्चों से एक तो ओवर जो है एक्सपेक्टेशन करने लग जाते हैं। तो बच्चों को जो है हेल्दी कंपटीशन के लिए इनकरेज करना चाहिए। बच्चों को जो है उनका जो जो प्रयास वो करना चाहते हैं खुल के, वो करने देना चाहिए। फिर रिजल्ट चाहे कुछ भी रहे, हुँ, उनको जो है इनकरेज किया जाना चाहिए कि चलो इतना नहीं हुआ तो कम से कम उन्होंने इतना प्रयास किया। हुँ। तो इस तरह से अगर हर पेरेंट्स जो इस तरह से बच्चों को इनकरेज करेंगे, और अगर फिर भी उन्हें लगता है कि अगर हमारी गाइडेंस से बच्चा इसी स्ट्रेस से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से बाहर नहीं आ पा रहा है, तो वो एक पहले तो ये साइकोलॉजिकल काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं। उससे भी अगर नहीं हो पाया तो फिर साइकियाट्रिक जो है हेल्प ले सकते हैं। तो इससे धीरे धीरे सुधार हालत में आ जाएगा उनके। तो सर ओवरऑल तमाम चीज़ें पर हमारा डिस्कशन हुआ, चाहे वो ऑर्गेनिक खेती को लेकर हो, आज के माहौल फल फ्रूट्स
को लेकर हो या लीवर की तमाम चीज़ों को लेकर हो। फाइनली आखिरी आपका सर सेंटेंस क्या रहेगा, एक मैसेज क्या रहेगा हमारे इस मीडिया के माध्यम से, आज की वीडियो के माध्यम से आपका आखिरी संदेश क्या रहेगा, और स्पेशली अभी योग दिवस गुजरा है उसको लेकर। संबंध में ये कहना चाहूँगा, जो इसमें जितनी भी बीमारियाँ हैं उसका जो मेन कल्प्रिट है वो उसको मैं टॉक्सिन मानता हूँ। टॉक्सिन जो हमारे इन्वायरमेंट में बाहर से भी हो सकता है, हमारे बॉडी के अंदर से भी जा सकता है, क्योंकि जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन जाता है उससे क्या होता है, टॉक्सिन बॉडी में एसिडिटी क्रिएट करती है, एसिडिटी क्रिएट होती है तो उससे इन्फ्लेमेशन होता है। अब बॉडी में जहाँ जहाँ इन्फ्लेमेशन होगा वहाँ उस तरह की बीमारी हो जाएगी। जैसे जॉइंट्स में होगा तो आर्थराइटिस हो जाएगा, पेट में होगा गैस्ट्राइटिस हो जाएगा, मसल्स में होगा तो मायोसाइटिस हो जाएगा। तो इस तरह से जहाँ जहाँ जितनी भी आइटिस वाली बीमारियाँ हैं ये सब इन्फ्लेमेशन से होती हैं। तो इन्फ्लेमेशन का वही है मेन रूट टॉक्सिन है। तो फिर यही बीमारियाँ फिर आगे जाके डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं, कोई हाइपरटेंशन में कन्वर्ट हो जाती हैं, हार्ट डिजीज़ है, और इसके अलावा थायराइड है, और इसके अलावा किडनी की डिजीज़ हैं, लीवर की डिजीज़ हैं, सिरोसिस वगैरह हैं। और इसके अलावा जो खासकर लेडीज़ हैं उनमें जो आजकल एक मुख्य समस्या पीसीओडी की देखने को आ रही है। कई लेडीज़ हैं उनके अंदर जो है, खासकर जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, यहाँ तक कि उनमें अंदर सिस्ट बन जा रही हैं। तो इसकी भी मेन मुख्य वजह एक तो टॉक्सिन्स है, दूसरा यहाँ तक कि जो जिसे हम दूध कहते हैं कि दूध में जो है ताकत होती है, दूध को एक संपूर्ण आहार माना गया है, लेकिन आज की डेट में जो दूध है उसमें इतने केमिकल्स मिले हुए हैं। सबसे पहले तो दूध जहाँ से आ रहा है, जिन जिन भी गाय या भैंस से आ रहा है उनको इतने इंजेक्शन दे दिए जाते हैं कि वो उसकी वजह से जो है वो दूध बनता है। तो उस जो दूध होता है उसमें इतने हार्मोन्स होते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनको अगर हम दे रहे हैं तो आजकल एक समस्या देखने में आ रही है, बच्चे जो है उम्र से पहले मैच्योर हो जा रहे हैं। मुख्य कारण यही है कि जो वो दूध में जो प्रोड्यूस करने के लिए हार्मोन दिया जा रहा है गाय भैंसों को, तो हार्मोन दूध से हमारे बॉडी में जा रहा है, तो उससे बच्चे जो है प्री मैच्योर स्टेज में मैच्योर हो जा रहे हैं आजकल। तो एक तो ये है। और बाकी आपने योग दिवस की बात की, तो इसमें 2014 से इससे जो हम ये संयुक्त राष्ट्र उसमें जो है घोषणा की गई थी योग दिवस मनाने के लिए, और ये 2015 में मनाया गया था। तो इसमें मोदी जी का जो है विशेष सहयोग रहा था, उन्होंने प्रयास भी किया था, तो तब से जो है योग दिवस मनाया जा रहा है। और साथ ही साथ ये है कि जो अब की बार हमने योग दिवस मनाया वो 11th इंटरनेशनल योगा डे था। तो इससे पहले हम 10 जो है अंतर्राष्ट्रीय योगा डे मना चुके थे। बाकी जो योग है, जो अब की बार जो योग की थीम थी वो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, ये प्रकृति के साथ इस तरह का संदेश दिया गया था। तो इस तरह से इसको इसमें इसका इस तरह से भी थीम चला था, वो वन अर्थ वन हेल्थ के नाम से। तो इसको काफ़ी प्रचार प्रसार भी किया गया। और योगा केवल ये नहीं है कि हम केवल 21 जो है ये जून है इस दिन ही करें, केवल एक दिन योगा कर लिया तो उससे केवल हम योगा डे तो हम मना लेंगे, लेकिन जो योगा डे मनाने का जो मकसद है वो पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारे जीवन में जो है पूरे साल भर हर दिन हमारा योगा डे है, क्योंकि जब हम पूरे साल भर योगा करेंगे, पर डे योगा करेंगे, तभी जो हमें योगा का जो है अच्छे रिजल्ट्स जो हमें मिल पाएंगे। जो हमारा मकसद है योग का, ध्यान का, उसका अगर हम चाहते हैं कि हमें दीर्घकालीन जो है परिणाम प्राप्त हों, तो इसे हमें अपने लाइफ स्टाइल में शामिल करना पड़ेगा। इसे जो हमें अपनी जो दिनचर्या का हिस्सा बनाना पड़ेगा, अपना जो लाइफ का है लाइफ स्टाइल में हमें इसे शामिल करना पड़ेगा, तभी हमें जो इसका संपूर्ण लाभ मिल पाएगा। और तभी जो है ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मना पा रहे हैं, इसके मनाने के लिए पीछे जो मुख्य उद्देश्य है उसकी हमें प्राप्ति हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं लेकिन ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, मैंने कोरोना काल से लेके नेशनल टीवी पे भी मैंने बहुत डॉक्टर्स के इंटरव्यू लिए हैं, अलग टॉपिक्स पे इंटरव्यू किए हैं, लेकिन सर आप बड़ी अच्छी और शुद्ध हिंदी बोलते हैं। अक्सर डॉक्टर्स इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोल पाते, तो ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा जो एकेडमिक रहा वो हिंदी मीडियम ही रहा। प्राइमरी में भी हिंदी मीडियम था, जूनियर में भी था, इंटरमीडिएट में भी हिंदी मीडियम था, यहाँ तक कि जो हमने बीएमएस किया आयुर्वेद का वो भी मेन हिंदी संस्कृत में ही था। आप सर सच में ही पढ़ाई करी है आपने। देखिए आपको अच्छा लगा होगा, जो कुछ टिपिकल्स वर्ड हैं तो आप कैप्शन लगा सकते हैं अगर आपको लगता है कि कुछ टिपिकल्स वर्ड डॉक्टर साहब ने बोला है, क्योंकि योगा ध्यान है ये भी हमने हिंदी में ही इसका अध्ययन किया है।
तो देखिए हमने बात की लीवर से स्टार्ट किया, लेकिन हमने ऑर्गेनिक खेती के बारे में आपने बहुत कुछ समझा होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में एक डॉक्टर साहब ने बताया कि जो गाय और भैंस को ज़्यादा से ज़्यादा दूध लेने के लिए इंजेक्शंस लगाए जाते हैं वो कितने ज़्यादा हार्मफुल हैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके खासकर छोटे बच्चों के लिए, जिनमें वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, उनका माइंड डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है एक मैच्योरिटी की तरफ। तो जो कि एक छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक साबित होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे केसेस भी कहीं न कहीं वो क्राइम में बदलते हुए नज़र आते हैं। तो देखिए एक एक बेसिक चीज़ से कहाँ मैं आपको पहुँचाना चाह रहा हूँ, आपको समझने की बेहद ज़रूरत है। तो आप इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखिए, और मैं समझता हूँ कि आज की जो ये पॉडकास्टिंग के ज़रिए आपको जानकारी मिली है, बहुत ज़्यादा आपके लिए उपयोगी होंगी और आप इसको अपनी एक-एक फैमिली तक ज़रूर पहुँचाना चाहेंगे। कैमरा पर्सन विपिन के साथ मैं फुरकान, देहरादून।